हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे बीएनएस की धारा 124 को। धारा 124 बताती है एसिड अटैक के बारे में। पहले क्या था दोस्तों, आईपीसी की जो एसिड अटैक वाला धारा था वो अलग था और अटैम्प वाला सेक्शन अलग था। अब बीएनएस में इसके दो सबसेक्शन बना दिए गए हैं, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। यानी सबसेक्शन 1 में अगर ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बारे में बताया गया है, और सब सेक्शन 2 में बताया गया है अगर उसका अटैम्प्ट कोई व्यक्ति करता है। तो पहले ये दोनों सेक्शन अलग अलग थे, अटैम्प्ट का सेक्शन अलग था और कंप्लीट ऑफेंस का सेक्शन अलग था। मेनली धारा 124 बात करती है एसिड अटैक की। तो सबसे पहले हम इसकी बेयर एक्ट रीडिंग करेंगे, उसके बाद डिटेल में आपको इस धारा को बताएंगे कि ये धारा क्या कहना चाहती है। तो एक बार हम इसका बेयर एक्ट रीडिंग कर लेते हैं। धारा 124, अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर एक डाउट होता है जब वो धारा का हेडिंग पढ़ते हैं, अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि धारा 124 तभी लगेगी जब किसी व्यक्ति को एसिड अटैक के कारण घोर उपहति कारित हो जाए। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। धारा 124 लग जाती है चाहे फिर वो घोर उपहति कारित करे, चाहे उपहति कारित करे, चाहे कम नुकसान हुआ हो पीड़ित व्यक्ति को, चाहे ज़्यादा नुकसान हुआ हो। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट को इस सेक्शन में एक मिथ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ये समझते हैं कि एसिड अटैक का जो अपराध है वो सिर्फ महिलाओं के विरुद्ध ही हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। धारा 124 एक जेंडर न्यूट्रल ऑफेंस को डिफाइन करती है। जेंडर न्यूट्रल जो ऑफेंस होते हैं आपके, वो ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो किसी के भी खिलाफ, यानी महिला या पुरुष दोनों में से किसी के भी खिलाफ हो सकते हैं। बीएनएस में कुछ सेक्शन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिन सेक्शंस में जो अपराध है वो सिर्फ महिलाओं के विरुद्ध हो सकता है। जैसे रेप का ऑफेंस सिर्फ महिलाओं के विरुद्ध हो सकता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में एक मिथ रहती है कि जो आपका धारा 124 है वो भी अपराध सिर्फ महिलाओं के विरुद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। धारा 124 का अपराध महिला और पुरुष दोनों में से किसी के भी विरुद्ध हो सकता है। यानी इसमें पीड़ित महिला भी हो सकती है, पुरुष भी पीड़ित हो सकता है। तो अब सब सेक्शन 1 को हम रीड करते हैं। जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या किन्हीं भागों को उस व्यक्ति पर अम्ल फेंक कर या उसे अम्ल देकर या किन्हीं अन्य साधनों का प्रयोग करके ऐसा कारित करने के आशय या ज्ञान से कि संभाव्य है कि उनसे ऐसी क्षति या उपहति कारित हो, स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करेगा या अंग विकार करेगा या जलाएगा या विकलांग बनाएगा या विद्रूपित करेगा या निशक्त बनाएगा या घोर उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। परंतु ऐसा जुर्माना पीड़ित के उपचार के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़ित को संदत्त किया जाएगा। तो दोस्तों, अब हमने धारा 124 का सब सेक्शन 1 को रीड कर लिया है। अब इसको हम बहुत ही अच्छे से क्लियर करते हैं इस धारा को कि ये धारा क्या कहना चाहती है। धारा में लिखा है जो कोई किसी व्यक्ति के, तो देखिए इसमें दोस्तों व्यक्ति शब्द लिखा हुआ है, और जहाँ भी व्यक्ति शब्द आपको दिखाई दे उसका मतलब है कि व्यक्ति शब्द में पुरुष एवं स्त्री दोनों शामिल होते हैं। तो जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या किन्हीं भागों को उस व्यक्ति पर अम्ल फेंककर, यानी एसिड फेंककर, उसे अम्ल देकर या किन्हीं अन्य साधनों का प्रयोग करके, यानी या तो एसिड फेंककर या एसिड को दे करके यानी पिला करके या किन्हीं अन्य साधनों का प्रयोग करके। अन्य साधनों का मतलब है
कि किसी भी तरीके से उस व्यक्ति को एसिड जो उस पे एसिड फेंका जाए। ऐसा कारित करने के आशय या ज्ञान से, यानी धारा में या तो आशय हो सकता है अपराधी का या उसको ज्ञान हो सकता है कि संभाव्य है कि उससे ऐसी क्षति या उपहति कारित हो, स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करेगा। यानी जब किसी पीड़ित के ऊपर एसिड अटैक करेगा अपराधी, तो उससे चाहे स्थायी उसको नुकसान हो चाहे आंशिक नुकसान हो, या अंगविकार करेगा या जलाएगा या विकलांग बनाएगा या विद्रूपित करेगा या निशक्त बनाएगा या घोर उपहति कारित करेगा। यानी इसमें लिखा हुआ है कि भाई चाहे ज़्यादा नुकसान हो चाहे कम नुकसान हो, चाहे हैंडीकैप करेगा या जलाएगा या विद्रूपित करने का मतलब है बिगाड़ना। जैसे मान लीजिए किसी के चेहरे पे एसिड अटैक कर दिया तो उसका चेहरा बिगड़ जाता है, तो वो विद्रूपित उसको कहते हैं। निशक्त का मतलब है कि कोई बॉडी पार्ट काम करना बंद कर देता है। जैसे किसी के हाथ पे एसिड डाल दिया किसी अपराधी ने और उसका हाथ काम करना बंद कर दे, तो उसको कहेंगे निशक्त। या फिर घोर उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, और प्लस में जुर्माना भी लगाया जाएगा। यानी सिंपल तौर पे ये धारा कहना चाहती है कि भाई कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर अम्ल फेंक दे यानी एसिड फेंक दे, चाहे उसको कम नुकसान हो चाहे ज़्यादा नुकसान हो, चाहे उसको कोई निशान हो चेहरे पे चाहे निशान ना हो, चाहे ज़्यादा नुकसान हो चाहे कम नुकसान हो, ये सेक्शन अप्लाई हो जाता है। सज़ा की अगर बात करें तो 10 वर्ष से कम की नहीं होगी और उसको आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। 2 प्रोवाइजो हैं। पहला प्रोवाइजो कहता है कि जो जुर्माना लगाया जाएगा वो पीड़ित के उपचार के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। यानी किसी व्यक्ति के ऊपर अगर एसिड अटैक कर दिया जाता है तो जितना उस व्यक्ति को अपना मेडिकल एक्सपेंस उसके ऊपर होता है, ठीक होने में जितना पैसा लगता है उसका, वो इतने पैसे का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरा इसमें प्रोवाइजो कहता है कि ऐसा जुर्माना पीड़ित को संदत किया जाएगा। सामान्य तौर पे दोस्तों क्या होता है, जब कोर्ट किसी अपराध में सज़ा सुनाते समय जुर्माना लगाती है तो वो जुर्माना कोर्ट में ही जमा हो जाता है। इस धारा में कहा गया है कि जितना जुर्माना कोर्ट लगाएगी वो पीड़ित को दिया जाएगा। संदत का मतलब है दिया जाएगा, यानी इस धारा में जो भी जुर्माना लगाया जाता है वो पीड़ित को ही दिया जाता है, ना कि सरकारी खजाने में जमा होता है। दूसरे सेक्शंस में दोस्तों क्या होता है कि जब भी जुर्माना लगाती है कोर्ट तो जितना भी जुर्माना होता है वो सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाता है, लेकिन इस धारा में ऐसा नहीं है। इस धारा में जो भी जुर्माना लगेगा वो पीड़ित को ही दिया जाएगा। तो सब सेक्शन 1 इसका बात करता है जब ऑफेंस कंप्लीट हो जाए। सब सेक्शन 2 बात करता है अटेम्प्ट के बारे में, यानी प्रयास के बारे में। तो सबसे पहले हम सब सेक्शन 2 को एक बार रीड कर लेते हैं। जो कोई किसी व्यक्ति को स्थायी आंशिक नुकसान करने या उसका अंगविकार करने या जलाने या विकलांग बनाने या विद्रूपित करने या निशक्त या घोर उपहति करने के आशय से उस व्यक्ति पर अम्ल फेंकेगा या फेंकने का प्रयत्न करेगा या किसी व्यक्ति को अम्ल देगा या देने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारोबार जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। स्पष्टीकरण नंबर 1 दोस्तों यहाँ पर कहता है, स्पष्टीकरण है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए अम्ल में कोई ऐसा पदार्थ सम्मिलित है जो ऐसे अम्लीय या संसारक स्वरूप व ज्वलन प्रकृति का है, जो ऐसी शारीरिक क्षति करने योग्य है जिससे शत चिन्ह बन जाते हैं या विद्रूपता या अस्थायी दिव्यांगता हो जाती है। स्पष्टीकरण नंबर 2, इस धारा के प्रयोजनों के लिए स्थायी आंशिक नुकसान या अंगविकार का स्थायी विकृतशील दशा का परिवर्तनीय होना आवश्यक नहीं होगा। दोस्तों हमने सेक्शन को रीड कर लिया, अब इसका मतलब समझते हैं। सब सेक्शन 2 दोस्तों बात करता है प्रयत्न के बारे में, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर एसिड अटैक करता है और वो दूसरा व्यक्ति किसी भी कारण से उस एसिड अटैक से बच जाता है, यानी उसको कोई भी नुकसान नहीं होता, तो कहलाता है प्रयत्न। कि भाई
जो एक्यूज होता है उसने कोशिश तो पूरी करी, लेकिन किसी भी वजह से जो पीड़ित है वो बच गया, तो ऐसी दशा में उसको कहते हैं प्रयत्न करना, कि भाई एक्यूज ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी, पीड़ित की अच्छी किस्मत थी कि वो बच गया। सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि जो कोई किसी व्यक्ति को स्थायी आंशिक, वही दोस्तों सेम टू सेम जो सबसेक्शन 1 में लिखी हुई है वही सारी बातें हैं, सिर्फ सबसेक्शन 1 में और सबसेक्शन 2 में फ़र्क क्या है। सबसेक्शन 1 में आपका ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है और सबसेक्शन 2 में उसका यहाँ पर अटेम्प्ट दिया गया है। अटेम्प्ट के मामले में आपको जो सज़ा का प्रावधान है वो कम से कम 5 वर्ष है और 7 वर्ष तक का उसको बढ़ाया जा सकेगा प्लस जुर्माना, यानी कम से कम 5 वर्ष जिसको 7 वर्ष तक का बढ़ाया जा सकता है प्लस जुर्माना। उसके बाद स्पष्टीकरण क्या कहता है दोस्तों कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए अमल ये बताता है कि भाई अमल में क्या क्या शामिल होगा। कोई ऐसा पदार्थ सम्मिलित है जो ऐसे अम्लीय या संसारक स्वरूप है, ज्वलन प्रकृति का है, जो शारीरिक क्षति करने योग्य है, जिससे शतचिन्ह बन जाते हैं, विद्रूपता अस्थायी दिव्यांगता हो जाती है। यानी अम्ल में ऐसा कोई भी केमिकल शामिल है जो किसी व्यक्ति के शरीर पे निशान छोड़ दे, यानी कोई भी ऐसा केमिकल जो किसी पीड़ित के शरीर पे निशान कर दे या उस केमिकल से किसी व्यक्ति को स्थायी या अस्थायी दिव्यांगता अर्थात विकलांगता उत्पन्न हो जाए। तो अम्ल में क्या क्या शामिल है, ऐसा कोई भी पदार्थ जो ऐसी क्षति करने योग्य है जिससे शतचिन्ह बन जाए यानी मार्क बन जाए, या विद्रूपता बिगाड़ आ जाए, या अस्थायी या अस्थायी दिव्यांगता हो जाती है। तो इसमें क्या कहा गया है कि भाई एसिड में कोई भी ऐसी चीज़ शामिल होगी जो निशान बनाती हो, मार्क बनता हो जिससे, या जिससे स्थायी या अस्थायी डिसेबिलिटी हो जाती हो, या विद्रूपता कहते हैं बिगाड़ने को, तो उसमें एसिड में ये चीज़ें शामिल होंगी। स्पष्टीकरण 2 कहता है दोस्तों इस धारा के प्रयोजनों के लिए स्थायी या आंशिक नुकसान या अंग विकार का स्थायी विकृतशील दशा का परिवर्तनीय होना आवश्यक नहीं होगा। स्पष्टीकरण नंबर 2 का कहना है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति पर एसिड अटैक कर दिया, और बी नाम के व्यक्ति का क्या था कि इसके चेहरे पे निशान हो जाते हैं। अब ये डॉक्टर से अच्छा ट्रीटमेंट कराता है बी नाम का व्यक्ति, और इसके चेहरे से वो निशान जो है गायब हो जाते हैं। तो धारा कहती है, स्पष्टीकरण कहता है कि भाई भले ही बी के चेहरे से वो निशान गायब हो गए हों, आपको सज़ा ज़रूर मिलेगी। यानी ये जो ए नाम का व्यक्ति है ना, इसको सज़ा ज़रूर मिलेगी भले ही बी ने अच्छा ट्रीटमेंट करा के, और जो उसके चेहरे पे निशान हो गए थे जब ए ने एसिड फेंका था, तो बी ने अच्छा ट्रीटमेंट लिया जिसकी वजह से बी के चेहरे से वो निशान हट गए। तो भले ही इसके निशान हट गए हों, फिर भी ए को सज़ा मिलेगी, यानी इसकी सज़ा पे इस बात का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि बी के चेहरे पे वो निशान परमानेंटली हैं या अच्छे ट्रीटमेंट की वजह से वो निशान हट गए हैं। तो ये धारा का स्पष्टीकरण बताता है। दूसरी चीज़ इसमें हम दोस्तों देखते हैं कि सब सेक्शन 1 में जो जुर्माना होता है ना, वो पीड़ित को दिया जाता है, और इसके सब सेक्शन 2 में यहाँ पर अगर कोई जुर्माना लगाया जाएगा तो वो जुर्माना कोर्ट में जमा कराया जाएगा। यानी सब सेक्शन 2 में ये बात नहीं लिखी गई है कि जो जुर्माना लगाया जाएगा वह पीड़ित को ही दिया जाएगा। एक ये भी मेन डिफरेंस है सब सेक्शन 1 में और सब सेक्शन 2 में। बाकी सब सेक्शन 1 कंप्लीट ऑफेंस की बात करता है, सब सेक्शन 2 उसका अटेम्प्ट का बात करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।